सम्राट विक्रमादित्य, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? एक ऐसा राजा जो न्याय, बहादुरी और समझदारी की मिसाल था, है ना? पर सवाल ये है कि क्या विक्रमादित्य सिर्फ कहानियों में थे, या फिर इस महान कहानी के पीछे कोई असली जीता जागता इंसान भी था? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं और इतिहास के पन्नों में उस सच को ढूंढते हैं। तो सीधा सवाल यही है, आखिर कौन थे महान सम्राट विक्रमादित्य? किस्से कहानियां तो बहुत हैं, पर जब बात सबूतों की आती है तो मामला थोड़ा धुंधला हो जाता है। तो ऐसा करते हैं, हम सब मिलकर एक तरह की हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। देखते हैं कि इन कहानियों की धुंध के पीछे सच्चाई क्या है। अच्छा, इससे पहले कि हम इतिहास में सबूत ढूंढना शुरू करें, ये समझना जरूरी है कि हम ढूंढ क्या रहे हैं। मतलब विक्रमादित्य की जो कहानी हम सुनते आए हैं वो है क्या? क्योंकि ये सिर्फ किसी एक राजा की कहानी नहीं है, ये एक आइडियल राजा की तस्वीर है, एक ऐसा पैमाना जिस पर सदियों से दूसरे राजाओं को तौला जाता रहा है। तो कहानियों में विक्रमादित्य कैसे थे? वो एक परफेक्ट राजा थे, इंसाफ करने वाले, दिलदार और एक जबरदस्त योद्धा। उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी शकों को हराने से। ये शक मध्य एशिया से आए थे और विक्रमादित्य ने उन्हें हराकर शकारी का टाइटल पाया, मतलब शकों का दुश्मन। और हाँ, उनके दरबार में नवरत्न हुआ करते थे, 9 ऐसे विद्वान जिनमें कालिदास जैसे महान कवि भी थे। तो हमें इतिहास में इसी तरह के एक राजा को ढूंढना है। और जैसे ही हम इतिहास के पन्ने पलटना शुरू करते हैं, एक नाम है जो सबसे बड़े कंटेंडर के तौर पर सामने आता है। वो नाम है गुप्त वंश के महान सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चलिए सीधे इनके दौर में चलते हैं और देखते हैं कि कहानी क्या है। तो हम बात कर रहे हैं चौथी सदी के आखिर की, लगभग 375 ईस्वी के आसपास। चंद्रगुप्त द्वितीय अपने पिता समुद्रगुप्त की तरह ही एक महान शासक थे। समुद्रगुप्त ने तो गुप्त साम्राज्य को पहले ही बहुत शक्तिशाली बना दिया था और चंद्रगुप्त ने उस विरासत को और भी आगे बढ़ाया। उनका जो करीब 40 साल का राज था ना, वो इंडियन हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। देखिए, उन्हें अपने पिता से एक बहुत बड़ा साम्राज्य तो मिला था, पर चंद्रगुप्त सिर्फ उस विरासत को संभालने वाले नहीं थे, वो एक बिल्डर थे। उन्होंने 2 चीजों का बड़ा जबरदस्त इस्तेमाल किया, एक तो अपनी तलवार और दूसरी अपनी डिप्लोमेसी। मतलब एक तरफ तो जंगें जीती और दूसरी तरफ बड़ी समझदारी से शादियों के जरिए रिश्ते बनाए, और इन दोनों तरीकों से साम्राज्य को और भी बड़ा बना दिया। तो सवाल ये है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने ये सब किया कैसे? आखिर उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी? कैसे उन्होंने इतना बड़ा और खुशहाल साम्राज्य खड़ा किया? चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। उनकी ताकत का अंदाजा हमें किसी कहानी से नहीं, बल्कि उन्हीं के जमाने के एक पत्थर के लेख से मिलता है। उदयगिरी में एक शिलालेख है जिस पर लिखा है कि उन्होंने अपने पराक्रम से पृथ्वी को खरीद लिया। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये, और ये कोई बाद में लिखी गई तारीफ नहीं है, ये उस वक्त के लोगों की सोच थी उनके बारे में। ये दिखाता है कि उनकी इमेज क्या थी। उनकी सबसे बड़ी मिलिट्री अचीवमेंट थी शकों पर जीत। ये शक उस वक्त पश्चिमी भारत पर राज कर रहे थे। ये कोई एक दिन की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक पूरा कैंपेन था। उन्होंने शकों के राजा रुद्रसिंह तृतीय को बुरी तरह हराया और इसके बाद गुजरात और काठियावाड़ जैसे बड़े और जरूरी इलाके गुप्त साम्राज्य में शामिल हो गए। और इस जीत की निशानी के तौर पर उन्होंने चांदी के सिक्के भी चलाए, वो भी बिल्कुल शकों के सिक्कों के डिजाइन पर। लेकिन चंद्रगुप्त सिर्फ एक वॉरियर नहीं थे, वो एक बहुत चालाक स्ट्रैटेजिस्ट भी थे। उन्होंने अपनी पावर को मजबूत करने के लिए शादियों का इस्तेमाल किया। जैसे उन्होंने नागवंश की एक राजकुमारी से शादी करके सेंट्रल इंडिया में अपनी पकड़ मजबूत की। पर उनकी सबसे बड़ी पॉलिटिकल मूव थी अपनी बेटी प्रभावती गुप्त की शादी। ये शादी उन्होंने डेक्कन के ताकतवर वकाटक राजा से करवाई। इस एक रिश्ते ने उन्हें दक्षिण में एक ऐसा दोस्त दे दिया जो शकों से लड़ाई में उनके लिए बहुत काम आया। अच्छा, लड़ाइयों और जीतों से हटकर अगर देखें तो चंद्रगुप्त द्वितीय का राज शांति, खुशहाली और कल्चरल ग्रोथ के लिए भी जाना जाता है। इतना कि इतिहास में उनके दौर को अक्सर भारत का गोल्डन एज या स्वर्ण युग कहा जाता है। और मजे की बात यह है कि हमें इस दौर के बारे में किसी बाहरी आदमी की राय भी मिलती है। फाहियान, जो चीन से आए एक बौद्ध यात्री थे, वो चंद्रगुप्त के राज में ही भारत आए थे। उन्होंने लिखा कि यहाँ के लोग बहुत खुश हैं, सरकार बहुत सख्त नहीं है और लोगों को छोटी छोटी बातों पर सजा नहीं दी जाती। ये सारी बातें एक पीसफुल और वेल मैनेज सोसाइटी की तरफ इशारा करती हैं। और सुनिए, फाहियान यहाँ कोई 2-4 दिन के लिए नहीं आए थे, उन्होंने गुप्त साम्राज्य में पूरे 6 साल गुजारे थे। अब सोचिए, इतने लंबे वक्त तक रहने के बाद अगर कोई इतनी अच्छी बातें कह रहा है तो इसका मतलब कुछ तो बात होगी। ये हमें एक ऐसे राज की तस्वीर दिखाता है जो लोगों का भला सोचता था। और ये तस्वीर विक्रमादित्य की कहानी वाले आदर्श राजा से कितनी मिलती जुलती है ना? तो ये जो गोल्डन एज था, ये किन चीजों पर टिका था? इसके 4 मेन पिलर्स थे। एक तो बहुत मजबूत एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा जबरदस्त ट्रेड, तीसरा कल्चर और आर्ट को राजा का पूरा सपोर्ट, और चौथा रिलीजियस टॉलरेंस। और ये आखिरी पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। चंद्रगुप्त खुद भगवान विष्णु को मानते थे, मतलब वैष्णव थे, पर उन्होंने बौद्ध और जैन धर्म समेत बाकी सभी धर्मों को भी पूरा सम्मान और बढ़ावा दिया। चलिए अब बात करते हैं उन पक्के सबूतों की
जो आज भी मौजूद हैं और हमें चंद्रगुप्त के ज़माने की कहानी सुनाते हैं। हम देखेंगे उनके सिक्के, कुछ गुफाएं और वो मशहूर लोहे का खंभा। और अब आते हैं सबसे मजबूत सबूत पर, एक बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन पर। चंद्रगुप्त के जो सिक्के मिले हैं उन पर अक्सर उनका नाम सिर्फ चंद्र लिखा हुआ है। ठीक है, अब इस बात को जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि दिल्ली में जो मेहरौली का मशहूर आयरन पिलर है, जो 1600 साल से ज्यादा से बिना जंग लगे खड़ा है, उस पर भी एक बहुत ताकतवर राजा चंद्र की जीतों के बारे में लिखा है। और ज्यादातर हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये चंद्र और कोई नहीं बल्कि चंद्रगुप्त द्वितीय ही थे। इस आयरन पिलर पर जो लिखा है उसके हिसाब से राजा चंद्र ने सिर्फ बंगाल के दुश्मनों को ही नहीं हराया, बल्कि वो सिंधु नदी पार करके वाहलिकों तक जा पहुंचे। ये वाहलिक आज के अफगानिस्तान का बाल्ख इलाका है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका साम्राज्य कितना बड़ा था। पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक और उत्तर पश्चिम में तो और भी आगे तक। उनके जो सोने के सिक्के थे ना, वो एक तरह से उनकी पावर और पर्सनालिटी का प्रोपोगेंडा थे। कुछ सिक्कों पर उन्हें शेर का शिकार करते हुए दिखाया है, जो उनकी बहादुरी को दिखाता है। कुछ पर वो एक शानदार घुड़सवार बने हुए हैं। मतलब ये सिक्के उनकी एक पावरफुल रॉयल इमेज बनाने का काम करते थे। तो चलिए अब सारी कड़ियों को जोड़ते हैं। सारे सबूत हमारे सामने हैं। अब देखते हैं कि कैसे चंद्रगुप्त द्वितीय की असली जिंदगी विक्रमादित्य की कहानी वाली पहेली में एकदम फिट बैठती है। अब यहाँ देखिए, सारी चीजें एक साथ हैं। कहानी और इतिहास आमने सामने एक एक करके मिलाते हैं। कहानियों में राजा का टाइटल था विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त ने भी यही टाइटल लिया। कहानी का हीरो शकों को हराता है, चंद्रगुप्त ने भी शकों को हराया और शकारी कहलाए। कहानी का सेंटर उज्जैन है। चंद्रगुप्त ने भी शकों को हराने के बाद उज्जैन को अपनी दूसरी कैपिटल बनाया। कहानी में नवरत्नों और कला को बढ़ावा देने की बात है। महाकवि कालिदास को भी उन्हीं के दरबार से जोड़ा जाता है। और एक आदर्श राजा वाली बात, फाहायान की बातें तो इसकी सीधी सीधी गवाही देती हैं। मतलब आप देखिए, हर पॉइंट पर चंद्रगुप्त द्वितीय बिल्कुल खरे उतरते हैं। तो बात यह है कि विक्रमादित्य की जो कहानी है वो शायद किसी एक राजा की नहीं है। हो सकता है कि वक्त के साथ इसमें कई और राजाओं की कहानियां भी जुड़ गई हों, लेकिन इस कहानी की जो बुनियाद है, जो इसका सबसे मजबूत हिस्टोरिकल एंकर है, वो बिना किसी शक के चंद्रगुप्त द्वितीय ही हैं। असल में उनके काम इतने बड़े थे, उनकी जीतें इतनी शानदार थीं कि वो सच से कहानी बन गए। तो आखिर में ये पूरी बात हमें एक बड़े सवाल के पास लाके छोड़ देती है कि कैसे किसी एक इंसान के असली काम वक्त के साथ एक ऐसी अमर कहानी बन जाते हैं जो सदियों तक सुनाई जाती है। चंद्रगुप्त द्वितीय की कहानी सिर्फ एक राजा की जीत हार की कहानी नहीं है। ये कहानी हमें बताती है कि जब कोई लीडर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करता है तो उसकी उपलब्धियां सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं रह जाती, वो एक पूरे समाज की सोच, उसकी यादों और उसकी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं।